The Road Not Taken by Robert Frost. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry, I could not travel both, and be one traveller. Long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. Then took the other, as just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear. Though as for that, the passing there had worn them really about the same, and both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence. Two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. काफी फेमस पोएम है। टाइटल है द रोड नॉट टेकन। इसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। ये पोएम कवि की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। ये इनकी कलेक्शन माउंटेन इंटरवल की फर्स्ट पोएम है, जो कि 1916 में पब्लिश हुई थी। ये एक नैरेटिव पोएम है। नैरेटिव पोएम ऐसे पोएम को कहते हैं जो कि कहानी बता रही होती है। इसमें एक कहानी के सारे एलिमेंट्स होते हैं, पर होती ये पोएम है। तो आइए शुरू करते हैं। द रोड नॉट टेकन मतलब वो राह जो हमने नहीं चुनी। यहाँ पर दो राहें सिंबॉलिक हैं चॉइसेस के लिए। बात यहाँ पर जिंदगी की हो रही है, मतलब वो ऑप्शन जो हमने छोड़ दिया। यहाँ पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि हम अपनी लाइफ में जो भी डिसीजंस लेते हैं वो ही हमारा फ्यूचर तय करती हैं। बाद में हमारे हाथ में कुछ नहीं होता सिवाय पछतावे के। अगर हमने सही चुनाव नहीं किया, सही राह नहीं चुनी। इसलिए हमें बहुत समझदारी से अपने लाइफ के डिसीजंस लेने चाहिए, क्योंकि जो राह हमने नहीं चुनी उस पर हम वापस लौट नहीं सकते। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये पोएम अपने दोस्त एडवर्ड थॉमस के लिए मजाक के तौर पे लिखी थी, जो उनकी वॉक्स के दौरान अक्सर अनिश्चित रहता था कि कौन सी राह पर चलना है। अब इस पोएम का क्या अर्थ निकाला जाए, इसके बारे में खुद रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक बार अपने श्रोताओं को कहा था कि आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि ये एक ट्रिकी पोएम है, बहुत ट्रिकी। जैसा सीधा इसका अर्थ दिखाई पड़ता है कि अपनी राह स्वयं चुनो, उसके ठीक उलट है भाव। यहाँ जो राह नहीं चुनी हमने, उस पर अफसोस करने वाला भाव ज्यादा प्रखर है। ऐसा कवि ने अपने श्रोताओं को इंगित किया था। अब पोएम की लाइंस और उसका मीनिंग बताऊंगी। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler. Long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. कवि कह रहा है कि एक बार वो एक सड़क पर चल रहा था। चलते चलते वो एक दोराहे पर आकर रुक गया। आगे दो राहें थी, जिनमें से उसे कोई एक ही राह चुननी थी, क्योंकि वो एक बार में एक ही राह पर चल सकता था। Two roads diverged in a yellow wood. Diverged मतलब to separate and go in different directions. एक दूसरे से अलग होकर अलग अलग दिशाओं में जाना। वुड एक छोटे जंगल के लिए इस्तेमाल हुआ है, और येलो वुड से तात्पर्य पतझड़ से है, जब पेड़ों के पत्ते पीली आभा लिए हुए होते हैं। येलो वुड यहाँ पर चेंज इज इनएविटेबल इस सत्य का द्योतक है, और इस कविता का एक प्रमुख थीम है। पतझड़ के मौसम में कवि एक दोराहे पर आकर खड़ा हो जाता है, जिसकी राहें एक पीली आभा लिए हुए जंगल की तरफ जाती हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। कवि कहता है कि वो दोनों में से किसी एक ही राह पर चल सकता है।
यहाँ पर सॉरी जिस तरीके से यूज किया गया है उससे ऐसा लग रहा है मानो कवि को खेद है कि वो दोनों राहों पर एक साथ नहीं चल सकता है। मतलब वो दोनों राहों पर चलना तो चाहता है एक साथ, पर ये पॉसिबल नहीं है। And be one traveler, long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. क्योंकि कवि को अब कोई एक ही राह चुननी थी, तो वो कुछ वक्त लेता है ये सोचने के लिए कि उसे किस राह पर बढ़ना है। फिर वो उन दोनों में से एक राह को जितनी दूर तक देख पाता है देखता है, जब तक कि वो एक मोड़ पर झाड़ियों और छोटे पेड़ पौधों में ओझल नहीं हो जाती। अब यहाँ मेटाफर देखिए। कवि कह रहा है कि वो दोराहे पर खड़ा होकर सोच रहा है कि कौन सी राह पकड़े। मतलब जीवन में जब हम किसी दोराहे पर खड़े होंगे तब अवश्य ही हम थोड़ा वक्त लेंगे ये तय करने में कि हम किस विकल्प का चुनाव करें। फिर हम विकल्पों के परिणामों को आंकने की कोशिश करेंगे। मतलब हम वो ऑप्शन चुनने पर आगे क्या क्या हो सकता है ये सोचने की कोशिश करेंगे, ये भांपने की कोशिश करेंगे, पर बहुत ज्यादा फ्यूचर में क्या होने वाला है ये हमें नहीं पता पड़ेगा। ठीक वैसे ही जैसे राह में हमें जहां पहले मोड़ पर झाड़ियों वगैरह के कारण आगे दिखना बंद हो जाता है, दोनों ही केसेस में हम आगे ज्यादा दूर तक नहीं देख सकते। आगे वो रास्ता या कोई एक विकल्प चुनने पर हमारा क्या भविष्य होगा ये हमारे लिए सरप्राइज ही रहने वाला है। Then took the other as just as fair. कवि कहता है कि पहली राह का निरीक्षण करने के बाद, उस पर मंथन करने के बाद वो दूसरी राह पर बढ़ चलता है। उसे लगता है दोनों एक जितने ही अच्छे हैं। मेटाफर में बात करें तो जीवन में जो दो विकल्प उसके सामने प्रस्तुत हुए वो दोनों ही उसे समान रूप से लुभावने लग रहे थे। And having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear. इस दूसरी राह पर चलने के बाद कवि को लगता है कि शायद ये वाली राह पहले वाली राह से बेहतर ही है, क्योंकि इसमें घास उगी हुई है और इसे कोई क्षति भी नहीं पहुंची है। इसका तात्पर्य ये है कि इस पर ज्यादा लोग नहीं चले हैं, तो ये अच्छी हालत में है। अब जीवन के संदर्भ में बात करते हैं। जीवन में जो राह उसने चुनी उसे लगता है कि वो शायद पहली वाली से बेहतर है, क्योंकि इसमें भविष्य को लेकर बेहतर संभावनाएं दिख रही है। पर अगली ही लाइन में कवि की ये भावना बदलती दिख रही है। Though as for that, the passing there had warned them really about the same. इन पंक्तियों से लग रहा है कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसने जो चुनाव किया है वो सही है कि नहीं, क्योंकि वो लिखता है शायद दोनों राहें एक जैसी ही हैं और शायद उस दूसरी राह पर भी इतने ही लोग चल चुके हो और दोनों की स्थिति एक जैसी ही हो। जीवन में जब हम कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं तो निर्णय ले लेने के बाद हमें पछतावा होता है कि काश हमने दूसरा विकल्प चुना होता, शायद वो बेहतर होता। क्योंकि राह कोई भी चुनो दिक्कतें तो सब में आती है, कोई भी राह आसान नहीं होती, चुनौतियां सब में होती है, किसी में कुछ तो किसी में कुछ। And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. अब कवि कहता है कि उस सुबह वो दोनों राहें लगभग एक जैसी ही जान पड़ रही थी और उन राहों पर पत्ते पड़े थे जो कि काले नहीं पड़े थे, मतलब वो कुचले नहीं गए थे, मतलब उन पर कोई ज्यादा चला नहीं था। अब कवि को लग रहा था कि दोनों विकल्प लगभग एक जैसी ही चुनौतियां प्रस्तुत करते। उन राहों पर पत्ते बिछे हुए थे जो कि कुचले नहीं गए थे, या बहुत ज्यादा लोग उन राहों से नहीं गुजरे थे। इसका मतलब शायद ये हो सकता है कि जीवन में जब हम किसी परेशानी से गुजरते हैं तो हमें ऐसा लगता है मानो सिर्फ हमारे साथ ही ऐसा हुआ है। इन चुनौतियों से पहले किसी का वास्ता नहीं पड़ा है, इन राहों से कोई नहीं गुजरा है। ओह, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. कवि कहता है कि वो उस पहली राह पर किसी और रोज चलेगा,
यहाँ अब उसकी इच्छा जाहिर हो रही है दोनों रास्ते एक्सप्लोर करने की। पर फिर वो आगे कहता है कि मैं ये जानता हूँ कि एक बार आगे बढ़ जाने के बाद मुझे संशय है कि मैं कभी उस दोराहे पर दोबारा लौटूंगा भी। एक विकल्प चुन लेने के बाद कवि को लगता है कि उसे दूसरा विकल्प भी आजमा कर देखना था। पर एक बार जब हम कोई निर्णय ले लेते हैं या कोई राह चुन लेते हैं तो वो आगे अनेक परिस्थितियों से होते हुए दूसरी राहों पर बढ़ जाती है और तब वापस पीछे लौटना इतना आसान नहीं होता है। I shall be telling this with a sigh. Somewhere, ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. अब कवि फ्यूचर की बात करता है कि बहुत समय बाद वो या तो गर्व से या खेद से ये कह पाएगा कि दो राहें जो जंगल में अलग अलग जा रही थी, मैंने वो चुनी जिस पर ज्यादा लोग नहीं चले थे। और आखिरी लाइन में उसे अपने निर्णय पर गर्व है कि जो भी राह उसने चुनी उसी की वजह से वो यहाँ तक पहुंचा है, वो आज जहां पर है। ऐसा वो आगे के लिए कह रहा है। इन लाइंस में कवि की अनिश्चितता दिख रही है कि उसे दूसरे राह पर जाने की भी इच्छा है, पर वो जानता है कि अब ये संभव नहीं है। इसलिए बहुत समय बाद अपने भविष्य में अपने निर्णय को लेकर वो कोई खेद नहीं रखना चाहेगा, क्योंकि जो भी राह उसने चुनी है उसी पर चलकर उसकी जिंदगी बनेगी। और पोएम समाप्त। इस पोएम में मुझे शुरू से अंत तक कवि खेद जताता हुआ ही महसूस हुआ, सिवाय आखिरी लाइन के, जब वो ये कहता है कि जो भी राह मैंने चुनी उस पर चलकर ही मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, तो मुझे इसका कोई गिला नहीं। मतलब जीवन में ये रोना तो हमेशा ही रहेगा कि काश मैंने ये नहीं वो रास्ता या विकल्प चुना होता। पर जो भी विकल्प आपने चुना उसकी बदौलत ही आप वहां पर पहुंचे हो जहां पर आप आज खड़े हो, तो उस निर्णय को तो उसका ड्यू क्रेडिट देना चाहिए। फ्रेंड्स, आई डोंट नो मैं खुद कितना समझी इस पोएम को और आपको कितना समझा पाई, क्योंकि एक कविता के अनेकों मायने निकाले जा सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि कवि के मन में उस वक्त क्या चल रहा था या उसने क्या सोचकर ये कविता लिखी। पर मैंने इस पोएम के बैकग्राउंड को पढ़ने के बाद इन लाइंस का जो अर्थ निकाला वो ही आपसे शेयर। अब आज्ञा दीजिए, नमस्कार।